हेलो स्टूडेंट्स, वर्क ट्यूटोरियल पे गौतम सर के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम हमेशा इम्पोर्टेंट और आप लोगों के काम के टॉपिक को लेते हैं, तो आज हम इसी तरह का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेसन लेकर के आए हैं, जिसका नाम है साउंड। ऐसे तो बहुत आसान सा चैप्टर है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लाइट की तरह साउंड भी एनर्जी है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड जब एनर्जी होगा तो ये मूव कैसे करेगा? वेव पैटर्न में मूव करेगा, है ना। इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि साउंड है क्या। साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, राइट, जिसके कारण हम लोग सुन पाते हैं। तो साउंड जनरेट कैसे होता है? साउंड को जनरेट होने के लिए किसी भी तरह का वाइब्रेशन होना चाहिए। वाइब्रेशन होगा तभी साउंड क्रिएट होगा। तो किसी भी वाइब्रेशन को हम लोग साउंड सुन पाते हैं क्या? नहीं। साउंड तो जरूर होता है, लेकिन हम लोग सुन नहीं पाते हैं। तो उसके लिए कुछ रेंजेस है। जो ऑडिबल रेंज है, माने जिसको हम लोग सुन पाते हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज, इस वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी रेंज अगर मान लीजिए 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगा, तभी हम लोग उसको सुन पाएंगे। लेकिन साउंड जनरेट होता है जब भी किसी भी तरह का वाइब्रेशन होगा। तो वाइब्रेशन तो किसी भी तरह का हो सकता है। वाइब्रेशन में क्या हो सकता है? वाइब्रेशन स्ट्रिंग वाइब्रेशन हो सकता है, जैसे हम लोग गिटार सितार में देखते हैं। वाइब्रेशन फ्लूट का हो सकता है, जो एयर कॉलम के वाइब्रेशन से हो सकता है। या फिर वाटर से भी हम लोग जल तरंग देखते हैं, वाटर का वाइब्रेशन से भी साउंड क्रिएट होता है। या फिर मेम्ब्रेन का होता है, जैसे तुम्हारा हम लोग ढोलक तबला, उसमें परकशंस का जिसमें हम लोग ठोकते हैं तो वाइब्रेशन होता है, साउंड जनरेट होता है। तो ये वाइब्रेशन से हम लोग डिफरेंट साउंड क्रिएट होता है, साउंड हम लोग समझते हैं। तो अब जब वाइब्रेशन हम लोग एनर्जी की बात किए, तो ये वेव पैटर्न में मूव करता है। तो दो तरह का प्रोपोगेशन होता है वेव का। वन इज योर ट्रांसवर्स वेव and second is longitudinal wave. ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, मतलब इनका पार्टिकल्स परपेंडिकुलर वे में वाइब्रेट करता है वेव के प्रोपोगेशन के। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल्स वाइब्रेट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये जो वेव पैटर्न है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसके ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं क्रेस्ट और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं ट्रफ। इसमें जो बहुत सारा पार्टिकल्स जब एक साथ हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं कंप्रेशन, और जब दूर से हो जाता है, दूर दूर हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं रेयरफैक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल्स कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के रूप में इट प्रोपोगेट करता है। एंड इन ट्रांसवर्स वेव इट प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, राइट। सो ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये ट्रांसवर्स वेव है। और साउंड कैसा वेव है? साउंड आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जिसका पार्टिकल्स कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के रूप में प्रोपोगेट करता है। तो क्या हम लोग साउंड सुन पाते हैं कभी भी? साउंड को सुनने के लिए मीडियम का होना जरूरी है। व्हाट इज मीडियम? एयर, वाटर, गैस, कोई भी मीडियम होना चाहिए, तभी हम लोग साउंड को सुन पाएंगे। तो हम लोग कैसे इस चीज को मान लें? इसको मानने के लिए एक हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये मान लीजिए एक बेल जार है ना। इस बेल जार के ऊपर को हम लोग बंद कर दिए, यहाँ से एक तार ले लिए, एक बेल बना दिए, है ना, या फिर कोई भी मोबाइल लगा दिए, इस तार को हम लोग जो कनेक्शन कर दिए, और यहाँ से वैक्यूम के थ्रू सारा एयर को हम लोग निकाल दिए बाहर। जब एयर को बाहर निकाल दिए तो इसके अंदर क्या बचा? वैक्यूम, कोई मीडियम नहीं।
अब जब इसको हम लोग बेल को रिंग करेंगे तो हम लोगों को बाहर साउंड नहीं आएगा। इसका मतलब साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, चाहे वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है ना। तो साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव समझ गए होंगे, ट्रांसवर्स वेव समझ गए होंगे। तो अब जब ये जो ट्रांसवर्स वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव में जब मूव कर रहा है तो कुछ कुछ टर्म्स है जो हम लोगों को जानना चाहिए। वो टर्म्स क्या है? एक जब पार्ट वेव मूव कर रहा है तो ये दो क्रेस्ट और दो ट्रॉप के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट एंड टू ट्रॉप और डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन एंड टू रेयरफैक्शन इज आल्सो कॉल्ड वेवलेंथ। Compression and compression, this is wavelength. Rarefaction and rarefaction, this is wavelength. So we denote wavelength by lambda, उल्टा y की तरह, है ना। इसको लैम्डा से हम लोग डिनोट करते हैं, वेवलेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, है ना। लेंथ है चूंकि डिस्टेंस है तो इसको, और ये डिनोट करते हैं हम लोग लैम्डा से। तो ये एक टर्म है वेवलेंथ। इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन। Then what is amplitude? Amplitude is the maximum displacement from the mean position. अगर ये वाइब्रेट नहीं कर रहा होता तो शायद यहाँ रहता पार्टिकल्स। अगर ये वाइब्रेट कर रहा है तो ये मैक्सिमम इतना दूर तक गया, इतना दूर तक गया। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसी को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन इज योर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करते हैं। तीसरा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? एक सेकंड में नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन जितना भी होगा, टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में जितना भी कंप्लीट वाइब्रेशन होगा दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं न्यू से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट क्या है? हर्ट्ज, HZ, हर्ट्ज। ठीक है, तो ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी हो गया, वेवलेंथ हो गया, ये एम्पलीट्यूड हो गया, और टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड देन? टाइम पीरियड इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट ऑसिलेशन और वन कंप्लीट वाइब्रेशन। एक कंप्लीट वाइब्रेशन में जितना भी समय लगता है दैट इज योर टाइम पीरियड। इसको टी से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट सेकंड होता है। ठीक है, इतना हम लोगों का टर्म्स हम लोगों को साउंड में जानना होगा, साउंड में पूछा जाता है। अब अगर हम लोग एक बॉब का एग्जांपल लेते हैं, पेंडुलम जिसको बोलते हैं। पेंडुलम में ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है। तो इसका कंप्लीट वाइब्रेशन कहां से होगा? यहां से चल के यहां आएगा, फिर यहां से चल करके यहां आएगा। ये तुम्हारा कंप्लीट वाइब्रेशन। अब इसमें जितना टाइम लगा दैट इज योर टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी में भी एक रिलेशन है। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाय टाइम पीरियड। तो ये तुम्हारा रिलेशन का काम आएगा। टाइम पीरियड, जब ये तुम्हारा सिंपल पेंडुलम है तो उसका टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला है, T इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर L बाय G। L क्या है? इट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रीम, एंड G क्या है? G is the acceleration due to gravity 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तुम्हारा टाइम पीरियड हो गया। हम लोगों को इतना टर्म्स हम लोगों को जानना है। तो ये जब वेव है, तो ये जब वेव मूव कर रहा है तो इसमें कोई रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए। जब साउंड कहीं से स्ट्राइक करेगा तो ये बाउंस बैक भी होगा सेम मीडियम में, बाउंस बैक जरूर होता है। तो ये जो ट्रांसफर है ये तो आपका बाउंस करता है सर्टेन से, कहीं पे टकराया और वापस आ गया, तो हम लोग उसको सुन नहीं पाते हैं। क्यों? पहाड़ पे कहीं हम लोग कहीं घूमने के लिए हिल स्टेशन में जाएंगे तो एक पहाड़ पे खड़े होकर के आप जोर से चिल्लाइए, कुछ देर के बाद आपको साउंड वापस आता है, लेकिन हम लोग घर पे बोलते हैं तो ये आवाज हम लोगों को नहीं आता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है वो जो वापस आता है उसको एक टर्म से हम लोग जानते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इको।
इको के लिए हम लोगों का 17.2 मीटर का डिस्टेंस, स्पीकर जहां से साउंड जनरेट होता है, सोर्स ऑफ साउंड, और जहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, उन दोनों के बीच में 17.2 मीटर का डिस्टेंस होगा मिनिमम, तभी आपको इको सुनाई देगा, है ना। तभी रिफ्लेक्शन हुआ, जो साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको हम लोग सुन पाते हैं, क्योंकि कान उतना देर आवाज को सुन पाता है। तो ये आपका 17.2 मीटर का इको का डिस्टेंस होना चाहिए मीटर। अगर यही साउंड बार बार मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन अगर मल्टीपल हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं रिवर्बरेशन। क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन का हम लोग एप्लीकेशन साउंड क्या होता है, ये इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, साउंड बढ़ जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे इस तरह का म्यूजिकल सिस्टम होता है ना, एक साउंड होता है इस तरह का हम लोगों का, और इसमें हम लोग आवाज जोर से आता है, तो ये हम लोग इसमें हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि साउंड मल्टीप्लाई करता है। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप में ट्यूब का बहुत सा लंबा ट्यूब होता है, इसके अंदर साउंड रिफ्लेक्ट करता है। मल्टीपल रिवर्बरेशन के कारण हम लोग साउंड को बहुत हल्का सा, हार्ट बीट को भी हम लोग सुन लेते हैं। तो ये सारा यूज है रिवर्बरेशन का। और अब हम लोग जाएंगे, तीन चीज को हम लोगों को जानना चाहिए, जो कि एक तो है आपका एम्पलीट्यूड से बनता है लाउडनेस। लाउडनेस मतलब साउंड कितना जोर से होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये लाउडनेस आपका एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा। दूसरा टर्म्स है आपका पिच, पिच किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। एंड थर्ड है तुम्हारा टिम्बर। टिम्बर मतलब क्या है, कभी कभी किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का लाउडनेस सेम है, पिच सेम है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो डिस्टिंग्विश किसके कारण? क्वालिटी ऑफ साउंड जो है, क्वालिटी ऑफ साउंड जिसको टिम्बर बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड से हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो तीन आपका ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है, लाउडनेस, पिच एंड टिम्बर, क्वालिटी ऑफ साउंड, जिससे हम लोग उसको तीनों को अलग अलग कर सकते हैं। अब जब साउंड है, तो साउंड हम लोगों को कभी कभी सुनने के अच्छा लगता है, कभी कभी कान को इरिटेट करता है ना। तो एक तो आपका रेंजेस जो हम आपको पहले बता रहे थे, वो आपका ऑडिबल रेंज है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ये ऑडिबल रेंज है, इसके बीच के साउंड को हम लोग सुन पाते हैं। इससे कम हुआ, लेस देन 20 हर्ट्ज हुआ, तो ये आपका इंफ्रासोनिक हो गया, और ग्रेटर देन 20,000 हो गया, तो ये आपका अल्ट्रासोनिक हो गया। ये डिफरेंट रेंजेस को हम लोग जानते हैं, इतने कि हम लोग सुन पाते हैं। ये 20,000 हर्ट्ज जो बैट होता है वो सुन पाता है। ये आपका कुछ एनिमल्स होता है जैसे डॉग, ये आपका इंफ्रासोनिक साउंड, बहुत हल्का साउंड फ्रीक्वेंसीज को भी सुन पाता है। तो तीन रेंजेस है जिसमें हम लोग सुन पाते हैं। ये जो आपका अल्ट्रासोनिक, इसका यूज का है मेडिकल में, जो अल्ट्रासाउंड होता है वहाँ पे इसका यूज होता है। और कहाँ पे? सोनार में यूज होता है। सोनार में क्या, सीप है इस तरह का, मान लीजिए सीप है, सीप के नीचे मान लीजिए एक माउंटेन है, या फिर मान लीजिए कोई दूसरे का सीप है, तो ये इस कैसे समझ में आएगा कि कितने नीचे है, डेप्थ क्या है इसका? इसको जानने के लिए ये इस तरह का एक साउंड छोड़ता है, ये जा करके यहाँ स्ट्राइक करता है, फिर वापस आता है, इसको रिसीव करता है, और इनका जो टाइम है इसको कैलकुलेशन करके वो डिस्टेंस को फाइंड आउट करता है। तो डिस्टेंस हम लोग जानते हैं ना, क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी, साउंड का वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है, 332 मीटर पर सेकंड कभी कभी लेते हैं, 342 मीटर 40 भी लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो ये आपका मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ साउंड है। मेटल में, सॉलिड में साउंड का वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है। अब हम लोग आएंगे कुछ कुछ साउंड जो हम लोगों को कान में अच्छा लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? म्यूजिक। जो साउंड हम लोगों को सुनने में कान पे अच्छा लगता है, दैट इज योर म्यूजिक, जिसको हम लोग घंटों सुन सकते हैं। लेकिन कुछ साउंड ऐसा होता है जिसको हम लोग
इरिटेटिंग होता है, थोड़ा ही से देर के लिए अगर किसी फैक्ट्री में हम लोग चले गए, उसका साउंड हम लोगों को काफ़ी इरिटेटिंग लगता है। पीछे अगर कोई मान लीजिए कोई व्हीकल वाला हॉर्न करता है अपना हॉर्न, तो हम लोगों को इरिटेटिंग लगता है। तो ये हम लोगों को जो इरिटेटिंग लगता है दैट इज योर नॉइज। तो अभी हम लोग एम्पलीट्यूड, ये लाउडनेस बोल रहे थे, लाउडनेस को हम लोग डेसिबल से डिनोट करते हैं। 80 डेसिबल से ज्यादा का साउंड को जनरली नॉइज मानते हैं। ये आपका पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। क्यों पॉल्यूशन बोलते हैं इसको? क्योंकि लगातार जो इस तरह के नॉइज, इरिटेटिंग नॉइज के कांटेक्ट पे रहेगा, आसपास रहेगा, कोई मान लीजिए स्ट्रीट रोड है इस तरह का जहाँ हमेशा गाड़ी जाता है, उनके जस्ट बगल में कोई रह रहे हैं, तो उनको बहुत तरह का प्रॉब्लम, डिजीज हो सकता है। तो ये आपका कभी कभी लॉन्ग टर्म से आपका डेफनेस तक भी जा सकता है। तो ये इसको हम लोग इसीलिए नॉइज पॉल्यूशन बोलते हैं। नॉइज पॉल्यूशन को कम कैसे कर सकते हैं? नॉइज पॉल्यूशन को फैक्ट्रीज को या हम लोग रेसिडेंट एरिया से दूर लेके जा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, आपका प्लांटेशन कर सकते हैं, प्लांट्स आपका साउंड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हम लोगों को उसमें से थोड़ा सा आराम हो जाता है। इस तरह का चीज को हम लोग करेंगे तो हम लोगों को नॉइज पॉल्यूशन से बचा जा सकता है। साउंड का मेन टॉपिक यही है। मेन इसका एक रिलेशनशिप और है जो आपका C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा और V इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। वेलोसिटी, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी और लैम्डा मतलब वेवलेंथ। यानी कि अगर वेलोसिटी निकालना है, फ्रीक्वेंसी और आपका वेवलेंथ पता है तो मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, या फिर दो इसमें से कोई भी दिया रहेगा तो आप तीसरा फाइंड आउट कर सकते हो। मैक्सिमम इसका इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है, तो हम लोग न्यूमेरिकल्स भी इसमें सॉल्व कर सकते हैं। हमको लगता है कि आप लोगों को साउंड का क्लास काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो ये चैप्टर में आप मास्टर हो सकते हैं, इसका कंसेप्ट आपका क्लियर हो सकता है। थैंक यू।